बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नावल बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अभी ये पूरा हो जाएगा। सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 2। वो शान बेनियाजी से चलता हुआ आया और मीर जाजिब के बराबर वाली चेयर घसीट कर बैठ गया। डाइनिंग रूम में चमचे और कांटों की खटर पटर गूंज रही थी। सब खामोशी से खाने में मगन थे। जरी जरी तुम उठ गए। मैंने ये सोचकर तुम्हें खाने पर नहीं बुलवाया था कि कहीं तुम्हारी नींद ना ख़राब हो जाए। सोने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत तो वक़्त मिलता है। नगीन इसे देखते हुए मोहब्बत से बोली थी। अभी उठाऊँ, डिनर टाइम था तो इसलिए नीचे चला आया। इसने प्लेट अपने सामने की। हाँ हाँ, खाना खा लो, पी कर तो तुम आए ही होगे। दूसरा जुमला मीर जाजिब ने सरगोशी के अंदाज में इसके करीब झुकते हुए कहा। मीर जवार को मीर सबुक्तगीन की मौजूदगी से फंदा लगा। धीरे से खांसते हुए घूर कर मीर जाजिब को देखा। मीर जाजिब ने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नींद से उठते ही नीचे आ गया हूँ। मीर जवार ने पानी का घूंट भरकर इसे झाड़ा। अच्छा, तो पी कर सोए थे, उतर गई तो उठकर आ गए, यही बात है ना? मीर जाजिब तुर्की ब तुर्की बोला। जी, आपको कोई एतराज़ है? मीर जवार प्लेट पर झुका। एतराज़ तो बहुत सी बात पर है, मगर दोस्ती का लिहाज कर लेता हूँ। बिल्कुल अपनी औकात में ही रहो वरना 2 मिनट में ठिकाने लगवा दूंगा। मीर जवार ने तेवरियों पर बल डाले थे। जानता हूँ, मेरे साथ भाई नहीं कसाई नुमा गुंडा बैठा है। मीर जाजिब ने भी लगे हाथों हिसाब बराबर कर दिया था। अच्छा सुनो, मैंने शाम भी तुम्हारा पता करवाया था मगर तुम घर में ही नहीं थे। कहाँ गायब थे? शिराजी विला। मीर जाजिब ने मुख्तसर कहा। क्यों ताई साईं, उर्वा कहाँ है? अरोमा कहाँ है? इसे डिनर नहीं करना? मीर जवार ने बैक वक्त नगीन और जाजिब दोनों को मुखातिब किया। वो शिराजी विला गई हैं पुप्पो से मिलने। मीर जाजिब ही ले गया था। नगीन बोली। मैं जाइम शाह के साथ था, फिर वो मुझे अपने साथ ले गया। अभी वापस आया हूँ। शाह को इमरजेंसी कॉल आ गई और इसे जाना पड़ गया तो मैं घर चला आया। ओरोमा को साथ क्यों नहीं लाए? मीर जवार हाथ रोक कर इसे देखा। इसे पुप्पो ने डिनर के लिए रोक लिया, इसलिए वो साथ नहीं आई। पुप्पो मुझे रोकती इसीलिए मैं वापस शिराजी विला नहीं गया। शाह को छोड़कर हवेली आ गया। मीर जाजिब खाने के साथ पूरी रोदाद भी सुना रहा था। मीर हंगार भर कर रह गया था। राजी, तुमसे एक काम था, कहा था, इसका कुछ बना या नहीं? मीर सबुक्तगीन से मुखातिब किया। पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी रहा हूँ, अब फुर्सत मिली है तो कल तक आपका काम हो जाएगा। दरअसल इस बंदे से मेरी तो कोई पहचान नहीं, मगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त की वाकफियत है। इसके कहने पर मैंने तुमसे कहा। हमदानी को तो तुम जानते होगे। मीर सबुक्तगीन ने इस्तफामिया नज़रों से इसे देखा था। जी मैं जानता हूँ, और डिनर से फारिग होते ही इनका काम करवा देता हूँ। जिस कंपनी का आपने नाम बताया वो मेरे प्रोजेक्ट्स के दम पर खड़ी है। अगर मैं आज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स इसे देना बंद करूँ तो कल वहाँ ताला लगे होंगे। मीर जवार बेनियाजी से बोला। यार ऐसा जुल्म मत करना, एक तो तुम ज़रा सी देर में लोगों को बर्बाद करने पर उतर आते हो। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें इतनी सख्त सज़ा दी जाए, बस हमदानी के दोस्त का काम निकलवा दो। मीर सबुक्तगीन ने गड़बड़ा कर खुशामदाना अंदाज अपनाया था। मीर जवार ने इनकी घबराहट पर महफूज होते हल्का सा कहका लगाया था। ऐसे बेईमानों के साथ इन्हीं के अंदाज में पेश आना चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आती है। वो तलखी से बोला। किसी का भी नुकसान किए बगैर ये काम करवा दो, इनका मसला हल हो जाए और तुम्हारा नाम भी ख़राब ना हो। मीर सबुक्तगीन ने इसे अपने तरीके से समझाने की नाकाम कोशिश की। आप मेरी फ़िक्र मत किया करें, मुझे तक किसी की पहुंच नहीं है। असेंबली में टर्ज बेंचेस पर बैठता हूँ। दिलफरेब मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया था। खैर आपका काम है, आपके ही अंदाज में करना होगा। वो डायरेक्टर मेरी सिक्योरिटी इंचार्ज की एक कॉल पर सर के बल चल कर आएगा। अभी कॉल करवा देता हूँ, सुबह तक आपका काम हो जाएगा। तुम डिनर से फ्री होकर डाइनिंग रूम में आ जाना। इसने नैपकिन से हाथ पोंछकर मीर जाजिब से कहा था। मेरा हो गया, चलो साथ ही चलते हैं, तुम्हारे मेहमान बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार में बैठे हैं। मीर जाजिब भी इसके साथ डाइनिंग रूम से निकल गया था। क्या हो गया इस लड़के का? जुनून, दर्जनों केसेस इसके सर लगे हुए हैं, फिर भी नई मुसीबतें मोल लेने के लिए तैयार बैठा रहता है। समझाने की कोशिश करो तो बिगड़ता है। मीर सजावल भी मुझ पर कितनी भारी जिम्मेदारी डाल कर चला गया है। मीर सबुक्तगीन ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाए थे। आप किसी तरह इसे शादी के लिए राज़ी क्यों नहीं कर लेते? बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो खुद ब खुद ही सीधी राह पर आ जाएगा। नगीन ने मीर सबुक्तगीन का मशवरा दिया, जिस पर मीर सबुक्तगीन ने इन्हें घूरा था। माई लवली वाइफ, आपको क्या लगता है कि मैंने कभी इस मौजू पर
بات نہیں کی ہوگی، 10 بار کہہ چکا ہوں شادی کر لو، ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی، ایک ہی جواب دیتا ہے کوئی لڑکی میرے دل کو نہیں لگتی، لڑکیوں میں اسے دلچسپی ہی نہیں ہے، کیسے راضی کروں؟ میر سبکتگین خاصے جھنجھلائے ہوئے تھے۔ آپ اس سے اس طرح بات کریں کہ نگین میر جاذب کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں، وہ تمہارے لیے بھی پیاری سی لڑکی ڈھونڈ لے گی، تم بھی ارینج میرج کے لیے تیار ہو جاؤ، ہماری بھی ارینج میرج ہے اور دیکھو کتنی کامیاب ہے، وہ میر سجاول کا بیٹا ہے، اس کی طرح اپنا من کی کرتا ہے، میرے کچھ بھی کہنے سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اللہ سے دعا ہے کسی بڑی مشکل میں نہ پھنس جائے، اس کے الٹے سیدھے دھندوں سے ڈرتا ہوں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو مرنے کے بعد بھی میر سجاول اور زرتاج کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ سے اچھی کی امید رکھیں تو اچھا ہی ہوگا، آپ فکر مند نہ ہوں۔ ڈیڈی کی کال آئی تھی، پوچھ رہے تھے ہم لوگ واپس کب آئیں گے، میں نے انہیں بتا دیا آپ کسی ضروری کام کے سلسلے میں رکے ہوئے ہیں۔ تم چائے بنا کر روم میں بھجوا دو۔ میر سبکتگین سوچ میں گم تھے، نگین کی بات پر ہنگار بھر کر رہ گئے، پھر چائے کا کہہ کر اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ جاذب بھائی کہاں ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ مجھے پک کرنا ہے؟ اروما جیسے ہی ڈنر سے فارغ ہوئی ملازمہ نے پیغام دیا تھا کہ چھوٹے شاہ جی باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ سب سے مل کر باہر آ گئی تھی۔ نہیں، اروما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، زائم شاہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس نے مختصر کہہ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، اروما کے اندر بیٹھنے پر اس نے دروازہ بند کیا، پھر گھوم کر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرے گھر کیوں آئی تھیں؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اروما نے حیرت سے کہا، کسی کو تمہارے یہاں آنے پر شک ہو گیا، کسی نے تمہارے بارے میں غلط سوچ لیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ زائم شاہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے موڑ کاٹا، اس کی نظریں ونڈ سکرین پر جمی تھیں، لہجے میں بلا کی ناراضگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ یہاں آنے پر کسی کو شک کیوں ہوگا؟ اروما گڑبڑا گئی تھی۔ تمہاری یہی بات اچھی ہے کہ تم کچھ سمجھتی نہیں ہو اور ہماری راتیں عذاب کاٹتے گزر جاتی ہیں، شاہ نے طنز کیا تھا۔ اس دن میں کنفیوز ہو گئی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے پتہ نہیں کیا کہہ گئی، مگر میں نے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ اروما مبدوع گویا ہوئی تھی، میرے پاس ناراض ہونے کا جواز ہے، تم نے میری انسلٹ کی تھی، مجھے رشتہ لانے سے انکار کیا ہے، میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ شاہ نے بھڑاس نکالی، میں ڈر گئی تھی۔ اروما منمنائی تھی، جوک آف دا ڈے، شاہ نے طنزیہ کہکا لگایا، اندر سے وہ بری طرح سلگ رہا تھا۔ رومی، اپنی فیملی سے بات کیے بغیر تو میں تمہیں اپنا نہیں بنا سکتا، اگر میرے ساتھ بھاگ چلنے کا ارادہ ہے تو وہ بتاؤ، پھر میں اسی حساب سے بندوبست کرتا ہوں۔ آخری جملہ شاہ نے مسکراہٹ دبا کر ادا کیا۔ اف توبہ، آپ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں۔ اروما نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شاہ بے ساختہ ہنس پڑا، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو شہر کی طرف جاتا ہے، تم نے آئس کریم نہیں کھانی؟ نہیں کھانی، پلیز آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں رات کے اس پہر آپ کے ساتھ گھوم رہی ہوں تو کتنی بری بات ہوگی۔ میر زوار بھائی بھی گاؤں میں ہے۔ اروما کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ تم جتنا ڈرو گی میں اتنا ہی ڈراؤں گا، خاموشی سے بیٹھی رہو، آئس کریم کھانے کے بعد گھر ہی ڈراپ کروں گا، میرے ساتھ جانے سے تو تم انکار کر چکی ہو۔ شاہ نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی تھی، وہ مسلسل اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا، آپ نے بلا وجہ سر پر سوار کر لیا ہے۔ اروما دھیرے سے سر جھکا کر بولی، تو پھر میں اماں سے بات کر لوں؟ وہ اروما کی طرف جھک کر گھمگیر آواز میں بولا، اب جلدی سے آئس کریم منگوائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اروما نے بے ساختہ امنڈ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے رخ موڑ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا مطلب ہے منہ میٹھا کرنا چاہتی ہو؟ شاہ نے زبردست کہکا لگا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شاہ آپ بہت بدتمیز ہے۔ اروما نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا تھا، جیسا بھی ہوں صرف تمہارا ہوں، ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ سامنے سے ویٹر کو آتا دیکھ کر شاہ نے ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنے محبت کی مہر ثبت کی، پھر ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہ، یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ اروش ایک اسٹائلش ڈریس اٹھا کر خود سے لگاتے ہوئے بیڈ پر دراز معظم شاہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نائس ڈریس، اس ڈریس میں تم 30-35 سال پرانی اروش لگو گی، کیوٹ ڈمپل گرل۔ معظم شاہ نے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھے، پھر سنجیدگی سے بولے، آپ بھی نہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا اب میں اس کی طرح کی ڈریسنگ کروں گی؟ یہ میں نینا کے لیے لیا ہے، وہ پارٹی کے دن پہنے گی۔ اروش نے اپنا سر پیٹ لیا، یار پہلے بتانا چاہیے تھا نا کہ نینا کے لیے لیا ہے، مجھے تو تمہارے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ معظم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ڈریس اس پر کتنا سوٹ کرے گا؟ اروش بے حد پرجوش تھی۔ اروش میری بات سنو۔ شاہ نے اچھتی نظر ڈریس پر ڈالی، پھر اروش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ جی بولیں۔ اروش ابھی بھی ڈریس میں مگن
इस पर उंगलियां फेर रही थी। तुम्हें हर वक्त सिर्फ ज़ाइम शाह और नैना ही याद रहते हैं? मौज़म शाह भी तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद है, कभी भूल कर इसका भी ख्याल आता है? मौज़म शाह मुस्कुराहट दबाए बज़ाहिर संजीदगी से गोया हुए थे। रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी चालाकियाँ खूब समझती हूँ। आप उठ जाएं प्लीज़, फ्रेश हो जाएं। नैना की फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, 3 घंटे बाकी हैं और हमें एयरपोर्ट पहुँचना में 20 मिनट लगेंगे। तब तक तुम मेरे पास से हिलोगी भी नहीं। आज तुम्हारी बेटी आ जाए फिर मैं तुम्हें नज़र भी नहीं आऊँगा। मौज़म शाह ने लहजे को सख्त बनाया। शाह के सामने इसकी एक नहीं चलती थी। वो बेबसी से वॉल क्लॉक की तरफ देख कर रह गई थी। मीर सजावट आहिस्तगी से रूम का दरवाज़ा खोलकर दबे पांव बेड तक आया था। जरताज मीर जवार का सर अपने बाजू पर रखे करवट के बल लेटी हुई थी। वो दोनों तकरीबन सो चुके थे। दिलबर साईं वो सो चुका है, अब आप भी अपने रूम में चलिए। मीर सजावल ने जरताज के पास बैठते हुए इसका बाजू हिलाकर सरगोशी की। मीर साईं आप शहर से वापस आ गए? क्या मैं इतनी देर से सो रही थी? जरताज ने हड़बड़ा कर आंखें खोली, फिर मीर जवार की तरफ देखा। जी साईं, आप ज़रा ज़ार को सुलाते हुए सो चुकी थी, अब अपने रूम में चलें और मुझे भी इसी तरह सुला दें, बहुत नींद आ रही है। वो जरताज पर झुक कर मानी खेजी से बोला, आप चलें, मैं खाना लगवा देती हूँ, फिर मैं वापस आकर अपने बेटे के पास सोऊंगी। एक तो इसे मुझसे इतना दूर कर दिया है, कभी कभी तो आता है। जरताज खफगी से बोली, मुझसे दूर रहने की बात की तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। 1000 बार समझा चुका हूँ, एक बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मीर सजावल ने हस्बे आदत इसकी नाजुक गर्दन को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। मीर साईं प्लीज़ छोड़े, मेरा दम घुट रहा है। जरताज के गले से घुटकी उठी आवाज़ निकली, जब तक ज़ार है यहाँ है मुझे अपनी बात दोहरानी नहीं पड़े। मीर सजावल ने हाथ हटाते हुए तनबीह की। जरताज की सुरख आंखों से पानी बह निकला था। सॉरी दिलबर साईं, मुझसे एक पल भी दूर रहने की बात ज़बान पर मत लाया करो, पागल हो जाता हूँ। मीर सजावल ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों की पोरों से इसके आंसू साफ किए, फिर इसकी सुरख पड़ती गर्दन को लबों से छू लिया। बाबा साईं, मेरी अम्मा कहीं नहीं जाएंगी, वो मेरे पास सोएंगी, आप अपने रूम में जाकर सो जाएं। मीर जवार ने पट से आंखें खोलकर हाकिमी कहा, और वो जरार साहब जाग रहे हैं? हमें तो लगा हमारे वली अहद सो चुके हैं। वैसे ये आपकी अम्मा बाद में, पहले मेरी दिलबर हैं। मीर सजावल फ़ौरन से पेशतर सीधा होकर बैठ गया। खुजलत मिटाने के लिए इसके बाल बिगाड़ कर प्यार से बोला, अब यह सिर्फ मेरी माँ है। मीर जवार के लहजे में वही ज़िद थी जो मीर सजावल की शख्सियत का खासा थी। मेरे शहजादे, मैंने कब कहा ये मेरी भी अम्मा है? मैं तो ये कह रहा हूँ ये मेरी दिलबर साईं है। मीर जवार ने ज़बरदस्त कहका लगाया, मैं और अम्मा कब से आपका वेट कर रहे थे, हमने डिनर भी कर लिया, फिर भी आप नहीं आए। आपने प्रॉमिस किया था हमें फार्म हाउस लेकर जाएंगे। मीर जवार का मूड बेहद ऑफ था। ज़ार साईं अपने बाबा से इस तरह बात नहीं करते, बाबा काम से गए होंगे, वो हमें कल ले जाएंगे। अब आप बाबा को सॉरी करें। जरताज ने फ़ौरन इसकी सरजश की थी। दिलबर साईं, मेरा बेटा कभी किसी को सॉरी नहीं करेगा, इसका बाप दिन रात अपनी बीवी को सॉरी करता है, वही काफ़ी है। मीर सजावल ने इसे टोकते हुए इसका हाथ पकड़कर लबों से लगाया। जरताज बेटे की मौजूदगी में मीर सजावल की शरारत पर दम साध गई थी। मीर जवार साईं, आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, बल्कि दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। आप झुकेंगे भी नहीं और आपको टूटना भी नहीं है। आप हर मुश्किल के सामने डट कर खड़े रहेंगे और बिला खौफ व ख़तर हालात का मुकाबला करेंगे। मीर सजावल इसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से बोला, यू आर द बेस्ट बाबा ऑफ वर्ज होल वर्ल्ड। मीर जवार ने उठकर जोश से कहते हुए दोनों बाहें मीर सजावल के गले में डालकर शिद्दत से बाप का गाल चूमा। मीर सजावल ने भरपूर कहका लगाकर इसे दबोच लिया था। दोनों बाप बेटे का लाड देखकर जरताज ने नज़रों से इसकी बलाएं लीं। वो निसार होने वाली नज़रों से इसे देख रही थी। आलीशान वसी और रीज़ कमरे में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। सर्द रात के तीसरे पहर जितना सन्नाटा इस्लामाबाद की सुनसान फ़ज़ाओं में था, इससे कई गुना ज़्यादा सन्नाटा इसकी ज़ात में फैले हुए थे। वो सोफ़े की पुश्त से सर टकाए टांग पर टांग रखे सिगरेट के गहरे खर्च भरते हुए अनजाने कब से धुंधली यादों के दरीचों में भटक रहा था। माँ का धमकता हुआ चेहरा, बाप की वजाहत से भरपूर सूरत इसकी बंद आंखों की स्क्रीन पर पूरी आबोताब से चमक रही थी। इसने बेकल बेकरार होकर आंखें खोल दी। उंगली और अंगूठे की मदद से आंखें मसल कर इनमें आई नमी को दबाया। वहशत इस कदर बढ़ने लगी थी कि इसने टेबल से ब्लू लेबल उठाकर गिलास में उंडेली, फिर गिलास मुंह से लगाकर अपने अंदर उंडेल लिया। गिलास पर गिलास उंडेलने के बाद इसकी बेकरारी सर्द पड़ी तो दोबारा
سگریٹ سلگا کر ٹیرس پر آ گیا تھا۔ سخت سردی کی لہر بھی اس کے اندر موجود ناساری کے دہکتے لاوے کو کم نہیں کرنے میں ناکام رہی تھی۔ جاری ہے